Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. As you all know that we were studying accounting principles, and in continuation to that series, today we are going to study cost concept or historical cost concept. So stay with me till the end of the video and clear all your concepts related with this accounting principle. According to cost concept, the asset is ordinarily recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired. This is the basis for all subsequent accounting for the asset. यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने एसेट को जब रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं या उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जो उसकी एक्विजिशन की प्राइस होती है। यानी जब आप उसको खरीद के लेके आए हैं तो जो स्पेंड अपने मनी उस पर किया है उसको खरीदने पर, उसको एक्वायर करने पर, उस कॉस्ट को आप रिकॉर्ड करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। एंड यही कॉस्ट जो होती है उसका बेसिस होता है उसकी सबसिक्वेंट अकाउंटिंग्स का। यानी कि जो भी उसके बाद उसकी अकाउंटिंग होगी, उस एसेट में कुछ भी होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा या रिपेयर होगा, कुछ भी होगा, वो उसी कॉस्ट के बेसिस पे ही चल रहा होता है। एंड नाउ एज दिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रिलेटेड टू पास्ट, यानी कि जो एक्विजिशन है वो तो पास्ट में हुआ था, तो उसी वजह से हम इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। But this does not mean that asset will appear at this value throughout the entire life of the firm. अब ये कहा गया कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, एसेट को रिकॉर्ड करेंगे उसकी एक्विजिशन वैल्यू पे एंड देन फिर उसी एक्विजिशन वैल्यू के बेसिस पे हम सारी की सारी अकाउंटिंग करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट द लाइफ जो है वो एसेट वही रहेगी। अब क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन की बात करी है तो अगेन डेप्रिसिएशन से क्या होगा, लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी, वो आप माइनस करेंगे एंड देन फिर जो आपकी नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें वो नई वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच जस्टिफाइज दिस कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट ये कहता है दिस कॉस्ट इज वेरीफाइबल बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन। यानी एक एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ था और उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ही आपने कॉस्ट उस एसेट की रिकॉर्ड करी है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी बुक्स में है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे जिनके बेसिस पे कॉस्ट आप वेरीफाई कर लेंगे। देन सेकंड पॉइंट ये कहता है दिस इज रिलेटेड विद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विच एज्यूम्स दैट फर्म विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी इनडेफिनेटली एंड देयर इज नो नीड टू यूज करेंट मार्केट वैल्यू। तो एक पॉइंट ये भी कहता है कि भाई यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट आ जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पर आपको ये बताया गया था कि द फर्म when starts it assumes that its activity will go on for a longer period of time। यानी बिजनेस कोई भी शुरू करते टाइम ये नहीं सोचता कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, हम यही सोचते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो जब फर्म ये एज्यूम करती है कि भाई बिजनेस चलता रहेगा आगे फॉर इनडेफिनिट पीरियड, तो वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि आप करेंट मार्केट वैल्यू पे जाएँ और करेंट मार्केट वैल्यू की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फिर आप अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज अगेन हम ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इट विल लीड टू द फॉल्स रिजल्ट बिकॉज करेंटली मार्केट वैल्यू कुछ और होगी, उस मार्केट वैल्यू को आप लेके आएंगे, फिर अपनी एसेट जो पुरानी हो चुकी है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वैल्यूएशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज वैल्यूएशन के लिए जो वैल्यूएटर होगा, जो उसको वैल्यू कर रहा होगा, वो भी डेफिनेटली ये डेफिनेट होगा कि वो अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ तो मैं कुछ और करूँगा, अगर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन होगा वो कुछ और होगा। तो उस डिफरेंट मैथड्स की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है एंड आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू जो है या ट्रू पिक्चर आपको नहीं मिल पाएगी उस सिचुएशन में। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू, वैल्यूएशन बाय वन मे नॉट बी सेम एज अदर। जो मैंने अभी बताया अभी कि अगर मैं वैल्यूएशन करूँगा कुछ और वैल्यू निकलेगी, आप वैल्यूएशन करेंगे कुछ और। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप करंट मार्केट वैल्यू उस एसेट की नहीं निकाल सकते, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे हम उसको अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप उसे करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को, तब क्या होगा। आपको कंटिन्यूसली हर टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कब उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, कब घट रही है। कि जो अप एंड डाउन होता है वैल्यू में, ये रिकॉर्ड करना या ट्रैक करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये भी एक दिस इज ऑल्सो अ रीज़न या दिस इज ऑल्सो बेसिस बिकॉज ऑफ विच द एसेट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इट देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। तो पहला ड्रॉबैक ये कहता है नथिंग इज पेड फॉर एसेट्स।
दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि देर आर सम एसेट्स फॉर विच वी आर नॉट सपोज टू मेक पेमेंट एंड वी जनरली डोंट मेक पेमेंट फॉर सच एसेट्स। एग्जाम्पल उसका मैंने यहाँ लिखा है फेवरेबल लोकेशन, ब्रांड नेम जिसे हम गुडविल भी कहते हैं कई बार, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। अब ये नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं विद इन द फर्म जो डेवलप हो जाती हैं विद इन एन इंडिविजुअल ऑल्सो, कि एक बंदा अगर फर्म में काम कर रहा है तो रिपीटेडली वो वर्क करते करते उसका नॉलेज भी आती है, साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इवन लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फर्म के लिए, और ब्रांड नेम भी। अब ब्रांड नेम में भी कई बार लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ओनली एक ब्रांड जो है वो क्रिएट होता है। अगर हम सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, और उस लोकेशन की वजह से मेरे पास इतना मास वहाँ पर आ रहा है, पीपल आर जस्ट क्रेजी अबाउट माई रेस्टोरेंट एंड वहाँ बहुत भीड़ है, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि पीपल आर वेटिंग इन अ लाइन एंड वो वेट कर रहे हैं कि कब अंदर से लोग बाहर निकलेंगे एंड दे विल गेट अ सीट एंड देन दे कैन एन्जॉय व्हाट्स एवर दे वांट टू, फूड एंड ऑल जो भी। तो ऐसी सिचुएशन में जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन। अब सपोज मैं उसी रेस्टोरेंट को किसी बहुत ही रिमोट लोकेशन में खोल देता जहाँ पे ना कोई प्रॉपर आप कह सकते हैं सीनरी का ऑप्शन है, ना देर इज़ नो सीनिक ब्यूटी एंड ऑल, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत ही ख़राब रोड है, वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। तो वहाँ पर क्या होगा, क्या वहाँ लोग आएंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, बिकॉज उसका एक रीज़न है कि जो लोकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रेवेन्यू जनरेशन में, आपकी फर्म के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। अगर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट होता है जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब हो सकता है कि बहुत रिमोट एरिया में हो लेकिन वहाँ पर प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो आसपास का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होता है कि आप इंस्पायर होकर वहाँ जाते हैं और लोगों को भी आप क्या करते हैं, बताते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं एंड यू एंडोर्स दैट पर्टिकुलर प्लेस कि भैया वहाँ जाओ और देखो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब लोकेशन फेवरेबल लोकेशन है भाई, तो उस लोकेशन की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम क्या लोकेशन को रिकॉर्ड करते हैं? हम नहीं करते हैं, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम नहीं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देन ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को भी आप रिकॉर्ड तो करते नहीं हो, ठीक है। ट्रेडमार्क इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपकी एसेट होती है, आप उसको ले जाते हो इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में, रिकॉर्ड भी करते हो, बट अगेन अगर किसी चीज़ के लिए प्राइस पे नहीं करा है तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। देन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो होती हैं वो जो एक इंडिविजुअल में डेवलप हुई हैं या विद द टाइम आपकी फर्म ने कुछ चीज़ डेवलप करी है, वो भी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड नहीं होती हैं, बिकॉज अगेन दे ऑल्सो हैव द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी उसके लिए आपने कोई प्राइस पे नहीं करा, और प्राइस पे नहीं करा तो आप एसेट्स को भी क्या है, इग्नोर कर देते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। Another drawback is, in case of inflation, the figures of net profit disclosed by a firm will not be true because depreciation is charged on the basis of historical cost. अब एक्चुअली होता क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में प्राइस राइज हो गए होते हैं, वहाँ पर जब आप सेल करेंगे तो जो रेवेन्यू आप बाय सेल करके लेके जाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो क्या होगा, इट विल शो अ ग्रेटर और द इमेंस इंक्रीज बिकॉज प्राइस बढ़ गया। सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, वो हम नॉर्मल सिचुएशन में 5 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, लेकिन इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्राइस भी क्या हो गया, राइज हो गया। अब वही पैकेट जो है 10 रुपीज़ में हम सेल कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ चुकी है और वो 10 रुपीज़ में बिक रहा है। नॉर्मली अगर हम 10 यूनिट बेचते हैं नॉर्मल सिचुएशन तो होता 5 10 50, लेकिन अब अगर हम 5 पैकेट्स को बेच दें तो 5 में क्या हो रहा है, जस्ट वही रेवेन्यू हमें मिल जा रहा है जो उस सिचुएशन में हमें मिलता। तो सिमिलर वे में हुआ कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करे, आपने बेचा, यहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो आपको जस्ट डबल रेवेन्यू मिल रहा है। तो आपको रेवेन्यू तो डबल हो गया, लेकिन आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो अगेन क्या होगा, जो आपका P&L है वो प्रॉफिट दिखाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता। क्योंकि इस केस में हम डबल वो लेके चल रहे हैं, तो पूरी सिचुएशन को अगर हम ऐसे एज्यूम कर लें तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। इट विल शो अ प्रॉफिट विच इज़ just twice the original profit या the profit which would have been earned in the normal situation। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये ड्रॉबैक जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, वो आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।